नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। दो चरण के चुनाव हो चुके हैं। उन दो चरण के बाद मोदी विरोधियों में एक हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि कल जाहिर है कई दिन हो चुके थे, उसमें अब जो फिगर हैं वो भी आ गई हैं और ये फिगर बताती हैं कि 2019 के मुकाबले 2024 के इन चुनाव में भी कोई वोट ऑफ परसेंटेज जो है वो बहुत नीचे नहीं गया है। चुनाव आयोग ने जो फिगर जारी की है वो हमारे और आपके सामने है। फेज 1 में 66.14%, फेज 2 में 66.71%। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है मोदी विरोधियों के लिए। तो सवाल ये है कि अब कैसे लोगों का मोहभंग किया जाए, उनमें एक भय का वातावरण पैदा किया जाए, समाज में अफरा-तफरी कैसे फैलाई जाए और मोदी के प्रति जो लोगों का अभी भी अनुराग दिखाई दे रहा है, किस तरीके से उनको विमुख किया जाए वोटिंग से और किस तरह मोदी का रास्ता रोका जाए कि वो तीसरी बार पूर्ण बहुमत हासिल करके शपथ ग्रहण ना करने पाए। यानी बहुमत से पहले उनको कैसे रोका जाए, इसके लिए तमाम तरह के प्रयास एक बार फिर शुरू हो गए हैं। इसमें चीन की भूमिका भी हम अनदेखी नहीं कर सकते, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की भी, और जो देश के भीतर ताकतें हैं उनको तो आप जानते ही हैं। कांग्रेस अराजकता फैलाने में इस समय बिल्कुल सबसे आगे दिखाई दे रही है। कभी वो राष्ट्रपति के आदिवासी होने और उन्हें नई संसद के उद्घाटन में ना बुलाने और अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था उसमें भी मंदिर में प्रवेश ना करने देने जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल से सूचनाएं आ रही हैं, कल तो गृह मंत्री अमित शाह ने दावा कर दिया कि हम 30 सीटें जीत रहे हैं पश्चिम बंगाल में। तो वहां से भी तमाम तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि अगले चरणों में वहां हिंसा का इंतजाम किया जा सकता है। जो जमीनी सूचनाएं हैं पश्चिम बंगाल से 22 से 27 सीटों की है, लेकिन अमित शाह ने तो कह दिया है कि 30 सीटें जीत रहे हैं हम लोग। तो ऐसे में जो मोदी विरोधी पूरा एक ग्रोह है, एक तंत्र है, वो अब बौखला गया है। और जिस समय हम ये शो कर रहे हैं उस समय दिल्ली के कई पब्लिक स्कूलों में बम की सूचना आ रही है कि बम प्लांट किए गए हैं, ईमेल भेजी गई है, फोन कॉल किए गए हैं, अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। इधर वोट जिहाद की बात की जाने लगी है। सलमान खुर्शीद की भतीजी जो चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने एक दिन पहले वोट जिहाद की बात की है। ये सारी चीजें क्या शो करती हैं? और जिस तरीके से ब्रिटेन की एक अदालत में कोविशील्ड को लेकर के वहां के 51 परिवारों ने याचिका दाखिल की है और इस भारतीय कंपनी पर 1,000 करोड़ का जुर्माना लगाने और मुआवजा दिए जाने की मांग की है। और जिस तरह कोविशील्ड को लेकर के भारत में अब बैटिंग की जा रही है सोशल मीडिया पर भी, पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा भी, वो भी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। तो सीधे हम जुड़ते हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। प्रयागराज से हमारे साथ अनुपम मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, तो उनको जोड़ करके हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। अनुपम जी, सबसे पहले हम कोविशील्ड पर ही आते हैं, उसके बाद वोट जिहाद और दूसरे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कोविशील्ड का जो तूल देने का समय है वो ठीक चुनाव के समय का है। जो हमारे यहाँ की सूचना है, मेरे पास अखबार है, अखबार में आज टॉप बॉक्स छपा हुआ है। इसमें जो राष्ट्रीय समिति है उसकी रिपोर्ट है और उसमें ये कहा गया है कि भारत में टीकाकरण के बाद खून के थक्के के केस
कुल टीकाकरण की तुलना में आधा फीसदी 0.5 भी नहीं मिले हैं। प्रतिकूल प्रभावों में से 60% से अधिक टीकाकरण को लेकर के डर, इंजेक्शन फोबिया जैसे तनाव और कुछ अन्य बीमारियां जिम्मेदार रही हैं। ये आंकड़े टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव की जांच के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट के हैं। 2021 और 2023 के बीच समिति ने 16 अलग-अलग बैठक में कुल 1681 प्रतिकूल मामलों पर बैठक की। केवल 1681। और टीके कितने लगे हैं कोविशील्ड के? 250 करोड़। कोवैक्सीन के इतने नहीं लगे हैं जितने कोविशील्ड के लगे हैं, और केवल 1681 मामले, 0.5%। और आप जानते हैं एलोपैथी की कोई भी दवाई हो, उसके साइड इफेक्ट होते ही होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूं साहब कि ये चुनाव के ठीक बीच में कोविशील्ड मामले को तूल देना और भारत की जो एक ब्रांडिंग बनी थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, न केवल भारत के लोगों को सुरक्षित किया, उनकी जान बचाई, 200 करोड़ से अधिक टीके लगे, बल्कि हमने 150 से अधिक देशों को ये भेजी गई और इनमें से बहुतों को तो गिफ्ट के तौर पर भेजी गई। G20 सम्मेलन में भी इसकी तारीफ की गई थी, भारत की भूमिका की, और जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो भी ऑलरेडी भारत की और भारत के नेतृत्व की तारीफ कर चुकी। तो ठीक चुनाव के बीच में ये विवाद खड़े करने के पीछे क्या देख रहे हैं? सर पहले तो कुछ फिगर जान बता दें। जो कोविशील्ड का जो मुकदमा चल रहा है उसमें पता चला कि यूनाइटेड, देखिए इसमें एक टीटीएस करके एक सिम्टम होता है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग होती है, लो प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये ब्लड क्लॉटिंग के चलते हार्ट अटैक भी आता है, स्ट्रोक भी आता है। तो इस सब में 2.25 करोड़, 1,70,00,000 मामलों में ये चीज 40 से कम निकली है। 40 मतलब 2.25 करोड़ लोगों को जो लगाया गया उसमें 40 से कम ही आया है। और जिसका जो प्रतिशत के हिसाब से आप लेंगे तो जीरो के बाद दशमलव के बाद 7 जीरो लगाइए, 7 जीरो, इतना कम हुआ, इतना 0.0000007 1% ऐसा करके जा रहा है। तो मतलब 2.25 करोड़ मामलों में आप समझें 40 से कम नहीं लगाते, तो 2.25 करोड़ में से आधे इस बीमारी में आ जाते हैं। आप मतलब कोई कंपैरिजन नहीं, कुछ नहीं। पहली बात। दूसरी बात, चलिए मैं तो कल से ट्वीट कर रहा हूं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं साहब आपने मार डाला कोविशील्ड लगा के। मैंने अखिलेश यादव को ट्वीट दिखाया जिसमें वो कह रहे हैं इधर उधर की बात नहीं करो, सीधे जल्दी वैक्सीन लगाओ, तुरंत वैक्सीन लगाओ। ढेर सारे ट्वीट। राहुल गांधी ने कम से कम इसमें 50 ट्वीट किए कि सरकार को वैक्सीन क्यों नहीं लगा रही है, बड़ी मात्रा में वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। जी सर, यही। तो मैंने इसमें राहुल गांधी के और अखिलेश यादव के ट्वीट दिखाए हैं कि साहब देखिए आप कितना जबरदस्त, आप ही ने इतना डिमांड किया राजा। बहरहाल वो भी दिक्कत नहीं है, लोग समझते हैं। इसमें एक तीसरी बात देख ले, इसके जो भी साइड इफेक्ट होते हैं वो पहले 6 हफ्ते में आते हैं। आज 3 साल के ऊपर हो गया साहब। आप आज पैनिक, देखिए कितनी गलत बात है, आप पैनिक फैला रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि जिन लोग को हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको दिक्कत है, वो पैनिक से मर सकते हैं? आप पैनिक फैला रहे हैं। आपको पैनिक फैलाने के कोई, आप लोगों की जिंदगियों से अब खेल रहे हैं चुनाव के लिए। आप इतने ढेर सारे लोग सब तनाव में आ गए, इतने ढेर। मैं इसका असर होगा, डेफिनेटली होगा, मैं बता रहा हूँ। इसका असर होगा, कितना होगा नहीं होगा नहीं आता, लेकिन मैं देख रहा हूँ वो जो गांव में लोग हैं, मेरे पास गांव के लोग हैं, भैया हमने तो लगवाया था, भैया हम, अरे भैया 6 हफ्ते में हो जा रहा था जो होना था। और आप सोचिए कितना कितना इसीलिए इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहा गया, यानी दुर्लभों में भी दुर्लभ ऐसी चीज को आप, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं। आप फाइजर के लिए लड़ रहे थे, अरविंद केजरीवाल पूरा, मतलब मैं तो श्योर हूं कि ये पैसे खा के इन्होंने कह रहे थे कि साहब फाइजर को आ जाने दीजिए। फाइजर ने कहा 100% सेफ है, 90% सेफ है, 80% सेफ है, 70% सेफ है, 60% सेफ है। फिर पता चला फाइजर जो है वायरस ट्रांसमिशन को रोक ही नहीं रही है। आपको याद है एक पत्रकार ने इनके सीईओ को पकड़ लिया था यूरोप में, और सीधे सवाल किया था कि साहब क्या फ्रॉड किया आपने हमारे साथ? थैंक यू वेरी मच कह के चले। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था 2-3 साल पहले। तो आपको फाइजर चाहिए थी, आपने पैसे ले रखे थे आप। अच्छा, तीसरी बात, पूरी दुनिया को मैं लगातार आपसे कह रहा हूं, हम चांद पे जाते हैं तो हमारा मजाक बनाते हैं, हम मंगल पे जाते हैं हमारा मजाक बनाते हैं।
हम ही से अपने सैटेलाइट छुड़वाते हैं सस्ते, हमारा ही माहौल उड़ाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की आप वो देख लें, क्या नाम है, जो कार्टून्स हैं कि एक स्पेस क्लब है, लोग बढ़िया टाई कोट पहन के कॉफी पी रहे हैं और बाहर एक हिंदुस्तानी अपनी गाय लेके खटखटा रहा है, सब हमको भी घुसना है स्पेस क्लब। आप हमारे हमारे आप चूंकि जमाने तक ये एक इतना बड़ा सा एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारत भी नहीं कहूंगा, पूरा भारत उपमहाद्वीप एक ऐसा था जिसको तमाम यूरोपीय ताकतों ने अपनी मर्जी से लूटा खाया, जिसको तमाम मुगल, ये जो मिडिल ईस्ट की ताकतों ने आए थे, अपनी मर्जी से रौंदा। तो अब सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, अब एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि साहब कैसे, बताइए, सबसे पहले वैक्सीन बना खड़ा कर दिया, समझता हूँ 150 से ज्यादा मुल्कों को हमने वैक्सीन, तो ज्यादा, अब मुझे लगता है करीब सबको इसको वैक्सीन डिप्लोमेसी कहा गया था, है, सबको फ्री वैक्सीन बांट दिया। ये समझ में, मतलब कर क्या रहे हैं बंदे, बंदे कर क्या है? सिर्फ इतनी सी बात है कि जो जो हमारे इंजीनियर और डॉक्टर जाके आप क्या काम कर रहे थे, अमेरिका में कर रहे थे, यूरोप में कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पे काम कर दिया। कोई एक उन्होंने नरेंद्र मोदी ने उनको एक माहौल दिया, उन्होंने वो काम, वो चमत्कार यहाँ करके दिखा दिया, और कौन सी बड़ी बात है। तो ये एक पूरा एक चुनाव को प्रभावित करने के लिए, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जी आपके शो पर, कि ये मत सोचिए कि चुनाव नहीं प्रभावित हुआ। हर आदमी सोशल मीडिया पे नहीं है, हर आदमी आपका शो नहीं देख रहा है, हर आदमी अखबार नहीं पढ़ रहा है। गांवों वगैरह में इन्होंने इतनी बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से अफवाह फैला रखी, ये देख के अफसोस होता है कि और कुछ नहीं, चुनाव उनाव अपना छोड़िए, लेकिन अगर उसमें से आप मानिए गिनती के 100-200 लोग भी अगर सिर्फ डर से मर जाते हैं, तो आप सोचिए ये खून किसके दामन पे होगा, ये खून किसके दामन पे होगा। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए बड़ी अफसोसजनक, लेकिन अब ये है कि अखिलेश यादव चिल्ला रहे हैं कि साहब आपने ऐसा कर दिया। तो मैंने अखिलेश यादव को भी, आप देखिए ट्वीट, अगर हो सके तो साहब अखिलेश यादव वाला भी मेरा ट्वीट दिखाएं आप। मैंने दिखाया कि आपने कहा कि साहब ये देखिए, ये अखिलेश यादव आप चिल्ला रहे हैं कि साहब वैक्सीन क्यों लगा दी, वैक्सीनेशन प्रॉब्लम सबको, सबसे ज्यादा आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल बैटिंग कर रहे थे फाइजर के लिए। फाइजर सबसे ज्यादा क्रिमिनल वैक्सीन साहब, पहले तो 100%, 90%, 80%, 70% साल पर, बाद में पता चला कि साहब वो तो वायरस रोक ही नहीं रही है, मतलब, और उसको आपने मन मर्जी के हिसाब से बेचा, जबरदस्त तरीके से आपने बेचा, खूब महंगे दामों में आपने उसको मुनाफे का सौदा बना लिया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों के साथ, शर्म आनी चाहिए। लेकिन चलिए, ये एक ट्विटर पर मैसेज में देख रहा था हाँ सर, देखा कि मैंने अनुपम सिंह का मैसेज। इसके अलावा एक और मैसेज है चंदन शर्मा का, और इन्होंने अपना कोविशील्ड वैक्सीन लगाते हुए अपना फोटो भी जारी किया है। इन्हीं का पढ़ लेते हैं तो इनकी समझ में आ जाएगा सबकी। मैंने कोविशील्ड वैक्सीन का 3 डोज लिया था, पहला दूसरा बूस्टर डोज। मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा देखने को मिला, जिसके लिए मैं जिंदगी भर मोदी जी का एहसानमंद रहूंगा। पहले मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी होता था, खासकर गर्मी के दिनों में छींक छींक कर बुरा हाल हो जाता था, ऐसा लगता था कि कई महीनों से बीमार हूं। जब गोली लेता था तो उसके बाद जाकर मुझे आराम मिलता था। फिर 3-4 दिन बाद वही कहानी शुरू हो जाता था, महीने में 10 टैबलेट तो खाना ही पड़ता था। लेकिन जब से मैंने कोविशील्ड का वैक्सीन लिया, तब से हमेशा के लिए इस समस्या का समाधान हो गया। मैंने अभी तक सैकड़ों लोगों को ये बात बात बताई, और बहुत सारे लोग, बातचीत से पता लगा कि कोई ना कोई समस्या थी और इंजेक्शन के बाद वो समस्या ही खत्म हो गई है। लंबा ट्वीट है, मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन लोग अब जागरूकता भी फैला रहे हैं और काउंटर अटैक भी कर रहे हैं। क्या हम नहीं जानते अनुपम जी के जब हमने अपनी कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन बना करके अपने नागरिकों को लगानी शुरू की थी, तो सबसे ज़्यादा पेट में दर्द अमेरिका को हुआ था, जिस फाइजर का आपने नाम लिया है। उससे भी ज़्यादा पेट में मरोड़ जो है वो चीन के उठी थी। बहुत सारे देश हैं जो अपनी-अपनी, यहाँ तक कि रसिया भी हमें अपनी वैक्सीन बेचना चाहता था। इन सबको परेशानी हुई है, और अब बहुत कम अफेक्टेड लोगों के द्वारा जो है ये बीच चुनाव में इस तरह की हरकत, और वो भी उस देश से
जहां पर राहुल गांधी आते जाते रहते हैं और जहां पर कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी लगातार दौरे करते हैं। जितने प्रोग्राम होने होते हैं वो लंदन में ही किए जाते हैं। एक आध जगह को इन्होंने पकड़ रखा है, वहां पर बुकिंग कराते हैं किसी रूम की, वहां पर लेक्चर कराए जाते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है उनको फैलाया जाता है। कुल मिलाकर के ऐसा तो नहीं है कि मोदी को किसी न किसी तरह बदनाम करो और देश में अराजकता का माहौल पैदा करो। मोदी तो साहब बहाना है। मोदी तो साहब बहाना है। दो चीजें हैं। एक तो जमाने तक राहुल गांधी को भी छोड़े, राहुल गांधी के एक कांग्रेस पार्टी आपने देखा है कि किस तरह वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में रहती थी, किस तरह नेहरू जी के जमाने से आप देख लें, नेहरू जी के जमाने से आप देख लें, वो हमेशा से वेस्ट के एक इन्फ्लुएंस में रहते थे। और उनके आप बीबीसी के इंटरव्यूज से लेके आप जो ब्रिटिश क्राउन था वहां तक उनकी जो एक श्रद्धा थी आपको नजर आती थी। वो एक, अब जाहिर सी बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ गार्जी, कि घुटनों पे रेंगने वाले लोग जब सीधे खड़े होकर आपकी आंख में आंख डाल के बातें करेंगे। मुझे याद नहीं पाता कि कभी किसी ने पहले ये बयान जारी किया हो कि अमेरिका में मानवाधिकार धराहन पे हम नजरें रखे हैं। एग्जैक्टली जो बयान अमेरिका सबके लिए देता है, पलट के उनके लिए दिया गया। तो साहब, मुझे याद नहीं आता कि इसके पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को अपने चुनाव प्रचार के लिए बुलाया। मुझे मुझे याद नहीं आता कि साहब कोई भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी कांग्रेस में सिर्फ इसलिए इधर उधर घूम रहा हो कि हर आदमी उससे हाथ मिलाना चाह रहा, उसके साथ सेल्फी लेना चाह रहा। तो मुझे याद नहीं आता कि, देखिए, आपको सही लगे गलत लगे, आप तथ्यों को डिनाई नहीं कर सकते। हो सकता है कि कोई शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन हो सकता है कोई शख्स उसको नफरत करता हो, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी से तो आप नहीं इनकार कर सकते। आप नहीं कर सकते। और उनकी पॉपुलैरिटी के चलते भारत को इस दुनिया में जो एक अलग सा मकाम मिला है। आप एनआरआईज की बात करें, मेरे कजिन से साहब दुनिया भर में रहते हैं, वो कहते हैं दादा एकदम हम लोगों को देखने का, लोगों का दुनिया का नजरिया बदल गया। पाकिस्तानियों से बात करें, पाकिस्तानी टीवी पे जाएं, पाकिस्तानी कहते हैं सब उसी लाइन में हम लगे रहते हैं और एक सेकंड में हिंदुस्तानी पासपोर्ट देख के उनको गो थ्रू कर देते हैं और हमारा देख के हमको अलग कमरे में ले जाके हमारी पैंट उतरवा लेते हैं। तो इतना, ऐसा नहीं कि केवल इस नरेंद्र मोदी के टाइम में हुआ, हम हमेशा से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ये है कि नरेंद्र मोदी के टाइम में ज्यादा हो गया, साहब ज्यादा हो गया। और बड़ी तेजी से हो गया। और सबसे बड़ी बात, मैं शायद ही दुनिया की कोई वो वाहिद गवर्नमेंट हो ओंकार जी जो 10 साल तक पूर्ण बहुमत से राज करे और उसके ऊपर कोई एक मेजर करप्शन स्कैंडल केंद्र सरकार पर ना रहे। आप सोचिए कि हाँ, तो मतलब एक एक साल की सरकारें आई और उन पे बड़े बड़े स्कैंडल आ गए। यहाँ सब 10 साल से बंद है। मुझे याद है कि अमेरिकन सीनेट में एक रिपोर्ट पेश हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सब राज्य सरकारों का तो नहीं जानते, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद केंद्र सरकार में उनको इन्फ्लुएंस कर पाना, उनको करप्ट कर पाना, उनको उनको पेरोल पे ला पाना तकरीबन खत्म हो चुका है, असंभव हो चुका है। मैं रिपोर्ट आपको भेजूंगा, आप अपने दर्शकों जी। के लिए डिस्प्ले कीजिएगा। उन्होंने कहा था कि सर केंद्र सरकार में अब करप्शन बचाएंगे। तो आप 10 साल बाद आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं। और दिक्कत क्या है कि अ, हमारी जो विदेशी, आप मतलब मुझे देख के आश्चर्य होता है, सीधे सीधे पाकिस्तान और चीन राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बाकायदा से चुनाव प्रचार करते नजर आते हैं। हाँ, कि साहब राहुल जी आएंगे तो सब, कांग्रेस आएगी तो सब ठीक हो जाएगा, कांग्रेस आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ऐसा तो मतलब बड़ी अजीब सी स्थिति है। और मैं समझता हूँ कि अ, चूंकि इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। और एक एक चीज, एक आखिरी चीज है ओंकार जी, अब ये बात तकरीबन साफ हो चुकी है, पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि साहब जो ग्लोबल जो कि वैश्विक स्तर पे जो अराजकतावादी हैं, जॉर्ज सोरोस टाइप के, उन्होंने बाकायदा पैसे दिए हैं साहब। उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसे दिए हैं, उन्होंने गांधी ट्रस्ट में पैसे दिए हैं, वो आपको पैसे दे रहे हैं।
वो टीवी पर आके कहते हैं कि हम $1 बिलियन खर्च करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए। उनके साथ वाले लोग मतलब एकदम सीधे सीधे आपके ग्रुप में सोरोस के लोग मिलते हैं, हर्ष मंदर जैसे लोग मिलते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बस दुर्भाग्य है, लेकिन ये है कि फिर भी इस देश में कुछ इतने ज्यादा ओपिनिएटेड लोग हो गए हैं, उन्हें लगता है देश जल के राख हो जाए, देश खत्म हो जाए, बस नरेंद्र मोदी से छुटकारा मिल जाए। अब इसका क्या ही हो सकता है ओमकार जी। 2 मैसेज मैं दिखाता हूँ आपको। एक तो अमर अग्रवाल साहब का मैसेज अभी आया है। कहते हैं, आई एम 79 ऑफ एज, सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज सिंस 2009, had 3 doses of Covishield but did not have any side effect। एक हैं जयंता साहब, जयंता के दत्ता। इन्होंने लिखा है, आई एम 86 एंड थैंकफुल दैट आई टुक कोविशील्ड वैक्सीन। अमर अग्रवाल साहब ने यह भी लिखा है कि शर्म और नैतिकता का दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं है जिस तरह की ये हरकतें। अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बारे में बात की है। एक छोटा सा वीडियो है, जरा आप भी देखिए, दर्शक भी देखें। एक बुजुर्ग है, एक जगह भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ टाइप बना हुआ है जहां मोदी जी का चित्र लगा हुआ है, और ये बुजुर्ग मोदी जी के प्रति किस तरीके की श्रद्धा दिखा रहा है, जरा इसको देखते हैं। ये बुजुर्ग जो हैं ये बता रहे हैं कि, और एज इनकी कम से कम 80 साल तो होगी, और किस तरीके से वो अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। और ये जो लोगों का अनुराग है, प्रेम है, आस्था है, विश्वास है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति, इसी से परेशान हैं। एक हेडलाइन में अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। हेडलाइन ये है साहब कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा आज अयोध्या पहुंच रही हैं। ये हेडलाइन है, आज रामलला के दर्शन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सरयू पूजन और हनुमान आरती में भी शामिल होंगी। वो 4 बजे लैंड करेंगी अयोध्या में, 4:30 बजे 4:50 पर रामलला की आरती में शामिल होंगी और फिर सरयू पूजन आरती करेंगी। राम जन्मभूमि पहुंच करके 6:45 बजे रामलला के दर्शन आरती में भी शिरकत करेंगी, कुबेर टीला जाएंगी और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगी। ये सूचना मुझे लगता है कि राहुल गांधी जैसे जो दुष्प्रचार करने वाले हैं, उनका भी मैं एक वीडियो आपको सुनवा ही देता हूं, किस तरह के झूठ बोलते हैं, किस तरह के दुष्प्रचार करते हैं। का इनॉग्रेशन देखा, धूमधाम से हुआ। उधर आपने एक गरीब किसान को देखा, आपको एक मजदूर दिखा। राष्ट्रपति आदिवासी हैं, पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है, राम मंदिर का उद्घाटन होता है, वो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब प्रोटोकॉल में सबसे ऊंची हैं, उनको जाने तक नहीं दिया। शर्म की बात है, अंदर जाने तक नहीं दिया राष्ट्रपति को। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी हैं। तो पूरा ड्रामा चल रहा है, उधर बॉलीवुड के लोग नाच रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी का 24 घंटा भाषण चल रहा है और अदानी जी के पैसे बन रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूं और फिर मैं अनुपम जी के पास जाता हूं। इन्होंने कहा कि क्या आपको वहां पर किसान दिखाई दिए, क्या आपको वहां मजदूर दिखाई दिए? तो जरा देखिए ये वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण में लगे हुए मजदूरों, इंजीनियरों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए, ये इतने सफेद झूठ बोल करके क्या हासिल करेंगे राहुल गांधी? अनुपम जी। ऐसा नहीं, सब देखें, प्रधानमंत्री के राम मंदिर में आपको याद हो काशी विश्वनाथ में उन्होंने
वर्कर्स के साथ बैठ के खाना खाया था जिन्होंने वहां पे काम किया था। आपको याद होगा हमारे यहाँ कुंभ में आए थे तो सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे, उन्होंने पैर धो के गमछे से पोंछा था। मैं तो वही मौजूद था। तो मतलब ऐसा नहीं है, वो तो हमेशा से ऐसे करते रहे हैं। उनमें उन्होंने हमेशा जो सबसे नीचे तबके का आदमी है उसके कंट्रीब्यूशन उसके उसके उसने जो कुछ भी किया है उसको उन्होंने हमेशा स्वीकारा। उसका कारण है वो खुद ही उस तबके से आए, इतने नीचे तबके से आए हैं कि जाहिर सी बात है उनको नीचे तबके वालों का दर्द मालूम है। और ये देखिए, आप कहाँ मात खा रहे हैं? आप मात इसलिए, आप झूठ बोलने में क्यों विवश हैं और आपका झूठ भी लोग क्यों नहीं पकड़ रहे? नरेंद्र मोदी शुरुआती 15 साल एक आरएसएस के वर्कर के रूप में पूरे देश में घूमते रहे। पूरे देश, 15 साल बहुत बड़ा समय होता है ओंकार जी, 15 साल बहुत बड़ा समय होता है। 1.5 दशक ऐसा कोई राज्य नहीं छोड़ा, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक देश ही नहीं घूमते रहे लगातार। वो अपना जाके लोगों के यहाँ कई कई महीने रहते रहे एक एक स्टेट्स में। ये पहले 15 साल हो गए और इसमें वो विदेश भी गए। हमने देखा जापान से लेकर अमेरिका तक के उनके फोटो हैं, झोला लटकाए खड़े। अगले 15 साल आपने उनको पार्टी के पदाधिकारी के रूप में देखा। पार्टी के पदाधिकारी में उन्होंने क्या किया? पोस्टर चिपकाने से लेके रथ यात्रा तक का आयोजन किया। मतलब देखिए, पोस्टर चिपकाने, एक स्कूटर पे ही ये अमित शाह को लेके चलते थे। दीवालों पे पोस्टर चिपकाने से लेके अडवाणी की रथ यात्रा तक लेके डॉक्टर जोशी की मुझे याद है वो जब श्रीनगर में झंडा फहराने गए थे उसके भी चीफ आयोजक यही थे, मुख्य आयोजक यही थे। ये इनका एक मतलब ऑर्गेनाइजिंग वर्क था, चुनाव कराना, रथ यात्रा कराना बिना किसी पद के। तो पहले आपने जमीन पे 15 साल भटके आप, फिर आप 15 साल पार्टी में भटके, आपने अलग अलग काम कराए बिना किसी पद के। फिर आप 15 साल गुजरात जैसे एक बिजनेस मॉडल वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बहुत अच्छा काम किया, और फिर आप प्रधानमंत्री बने। तो वो जो 45 साल का एक्सपीरियंस है, वो जो 45 साल का एक्सपीरियंस है, इसको आप राहुल गांधी के इस एक्सपीरियंस से जोड़ें कि 1984 के बाद जिस दिन इंदिरा जी की हत्या हुई, राहुल गांधी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, किसी कॉलेज में इनको सुरक्षा कारणों से जाने नहीं दिया जाता था। फर्जी नामों से झूठ मूठ करके वो अपना पढ़ाई, उनका कोई फ्रेंड सर्किल नहीं था, वो अपने दोस्तों के साथ चाय पीने बाहर नहीं जा सकते थे, आइसक्रीम खाने नहीं जा सकते थे। सुरक्षा, देखिए उनकी गलती, सुरक्षा कारणों से एकदम वो राहुल प्रियंका दोनों बंधे हुए थे। आपको कुछ आइडिया ही नहीं। जिस तरह आपके पिताजी गन्ने के खेत में खड़े होकर पूछते थे चीनी कहाँ बोते हैं, तो आप उनसे भी 2 कदम आगे निकल गए। आपके पिताजी तो फिर भी सुरक्षा, उस जमाने में इतनी ज्यादा सुरक्षा को लेकर ड्रामा नहीं होता था। इंदिरा जी की हत्या के बाद सुरक्षा को लेकर लोग बहुत कॉन्शियस हो गए, राजीव गांधी की हत्या के बाद और कॉन्शियस हो गए। तो कुल मिलाकर आप इतने सुरक्षित, अच्छा ये सब हो गया। फिर समस्या कहाँ से आती? मैं समस्या के मूल में, देखिए इसे कोई अदरवाइज ना ले, मैं समस्या के मूल में सोनिया को देखता हूँ। सोनिया गांधी एक ऐसी शख्स हैं जिनकी इस देश के प्रति लॉयल्टी पे कम से कम मुझे राजीव गांधी से कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे इंदिरा गांधी से कोई दिक्कत नहीं थी। इनके फैसले गलत हो सकते हैं, इनकी नीयत गलत नहीं थी। बस सोनिया गांधी की आती है ओंकार जी, तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे फिर नीयत में ही शुभ होता है। और इसके चलते राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, देखिए राहुल गांधी को भी जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो राहुल गांधी को नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो मोदी की नफरत में, हिंदुओं की नफरत में, सनातन की नफरत में, इस देश की नफरत में, इस पूरी सभ्यता की नफरत में उन्हें कोई नहीं मिल रहा है तो राहुल के पीछे चल रहा है। कोई बेहतर नेता मिलता तो उसके पीछे चलते हो। बिल्कुल सही आकलन है आपका अनुपम जी। अगले विषय पर बढ़ते हैं साहब। मैं एक और स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाना चाहता हूं कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल कहां तक पहुंच गया है। ये देखिए, वोट जिहाद पर सलमान खुर्शीद और भतीजी पर एफआईआर। फर्रुखाबाद में कहा था वोट जिहाद जरूरी, मुसलमान एक नहीं हुए तो नामो निशान मिट जाएगा। ये स्थितियां, परिस्थितियां निर्मित कर दी गई हैं इनके द्वारा। मैं वो क्लिप भी दिखा देता हूं, सुनवा देता हूं अपने दर्शकों को
सलमान खुर्शीद की भतीजी ने कहा क्या था। के साथ बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। तो वोट जिहाद की नौबत आ गई है। अभी तक तो हम लव जिहाद और दूसरे जिहाद सुन रहे थे, अब वोटों का जिहाद होगा। अनुपम जी, सर फर्रुखाबाद की घटना को आप आइसोलेशन में अलग से करके ना देखें, मैं इसको तमाम आगे पीछे से रेफरेंस देता हूं। आप इसको इस घटना को जो अभी जिन सांसद की मृत्यु हुई है शफीकुर रहमान बर्क, उनके जो नाती हैं उनको टिकट मिला है जियाउर रहमान बर्क को संभल से। आप उनकी स्पीच सुने कि हमको शहीदों की कुर्बानी नहीं भूलनी है। और शहीद जैसे हम लोग आजाद, भगत सिंह और क्या नाम है अशफाकुल्लाह को याद करते हैं, उन्होंने शहीदों के नाम गिनाए, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और मोहम्मद शहाबुद्दीन। हमें इनकी कुर्बानी जाया नहीं करनी है। अखिलेश यादव की उपस्थित में उनके बगल से खड़े होकर भाषण दिया जा रहा है मंच से कि साहब हमको अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और मोहम्मद शहाबुद्दीन की कुर्बानी नहीं जाया करनी है, उनके नाम पे वोट चाहिए। आप सोचिए अखिलेश के बगल, अखिलेश वहीं बैठे हुए। फिर आप दिल्ली के पोस्टर्स देखिए, यासीन मलिक के साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथ मिलाते हुए पिक्चर्स, और उसमें अपील किया कि अगर यासीन मलिक को छुड़ाना है तो कांग्रेस को वोट दो। मुझे एक बात नहीं समझ में आई, बल्कि ओंकार जी, दिल्ली पुलिस ने ये पोस्टर्स हटाए क्यों? क्यों हटाए? अरे भाई लगे रहने देते, दिल्ली वाले भी तो समझे ना कि कांग्रेस को वोट क्यों दो। दिल्ली वालों को भी तो समझ में आए कि आखिर कांग्रेस को वोट क्यों दो। अगर इन्होंने ये पोस्टर्स लगवाए हैं इस तरह का फोटो लगा के कि यासीन मलिक को छुड़ाना है तो कांग्रेस को वोट दो, तो आखिर दिल्ली वालों को भी सोचने समझने का मौका मिलना चाहिए ना कि कांग्रेस को वोट देने का क्या असर होगा, क्या लाभ, क्या नुकसान होगा। मुझे कभी कभी सरकार की मतलब पॉलिसी से मैं इस पे डिफर करता हूं ओंकार जी, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है वो पोस्टर लगे रहने देने चाहिए, पूरे देश में फैलाने चाहिए, देखिए साहब इसलिए कांग्रेस को वोट दो। उसके इन तीनों चारों घटनाओं के रेफरेंस में आप उधर देखिए, अफजाल अंसारी कह रहे हैं एक मुख्तार गया लाख मुख्तार आएंगे। क्या धमकी है सर, क्या धमकी है? तो आप अफजाल को सुन लें, आप शफीकुर रहमान बर्क के नाती जिया को सुन लें, आप अखिलेश यादव की बगल में जो स्पीच हो रही है उसको सुन लें, आप यासीन मलिक के पोस्टर्स देख लें, और जब इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आप सलमान खुर्शीद वहीं बैठे हुए थे, ये हमारे विदेश मंत्री थे, भूलिएगा मत, ये हमारे विदेश मंत्री थे, ये विदेश में एजुकेटेड है, बड़े नफासी, और ये है कौन? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाती। इस समय दो नाती चर्चा में, शफीकुर रहमान के नाती जियाउर रहमान, और दूसरे ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नाती। हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट, हमारे पहले शिक्षा मंत्री, जो खुद कभी स्कूल नहीं गए और शिक्षा मंत्री रहे। बहरहाल, तो आप इसको सोचें कि ये आदमी वहां बैठ के ये बयान दिला रहा है कि साहब CAA में जितने लोग बंद हुए हम उनका फ्री कोई बंद ही नहीं CAA में। यार क्या बात कर रहे हो, CAA में कौन बंद है? सबका मुकदमा तुम फ्री मिला रहे, एक नाम बताओ यार। हाँ, फिर नाराजगी किस बात से कि साहब एक मुसलमान ने एक हिंदू का, एक RSS से जुड़े हुए हिंदू का आपने एक मीटिंग करा कैसे दिया? और इसी गुस्से में वो जिहाद की बात करती कि साहब जिहाद कर देना है। आप सोचिए, अच्छा एक वोट नहीं बढ़ने देना है। मुझे तो साहब बचपन से कोई चुनाव ही नहीं याद आता जिस समय हमने पॉलिटिशियंस को ये न कहते सुना हो कि मुसलमानों तुम्हारा वोट बढ़ने नहीं देना है। मैं तो बचपन से जामा मस्जिद से वो तकरीर, खुतबा और ये क्या नाम है जामा मस्जिद जो फतवे आते थे कि साहब मुसलमानों तुम्हारा वोट नहीं बढ़ना चाहिए, एक मुश्त होकर फला फला जगह पढ़ना चाहिए। तो साहब वो, अच्छा आप एक बात बताएं ओंकार जी, अगर आज की तारीख में भाजपा का कोई आदमी, कोई और आदमी खड़ा होकर कहे ए हिंदुओं तुम्हारा वोट नहीं बढ़ने देना, सारे हिंदू एक जगह वोट डालो, सोचिए अभी ये बवाल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेगी। और ये एक ऐसा बयान है जिसके बगैर मैंने आज तक सभासद का भी चुनाव नहीं देखा कि मुसलमानों तुम्हारा वोट नहीं बढ़ने देना। शर्म नहीं आती इनको कहते हुए। अगर एक समय हिंदू, अच्छा जमाने से तुम मुस्लिम वोट बैंक बना के चल रहे हो, आज एक छोटा सा 37% का हिंदू वोट बन गया तो कयामत आ गई ओंकार जी।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आखिर में चर्चा करते हैं अमित शाह के एक बयान की। एक टेलीविज़न चैनल से बात कर रहे थे और क्या कह रहे थे, ज़रा सुनते हैं। पूरे देश को बताना चाहता हूं कि 2015 में हमारी 2 सीटें थी, अब हम 77 पर पहुंचे हैं। हमारा एक एमपी था दार्जिलिंग से। ये पश्चिम बंगाल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आज हम 18 पर पहुंचे हैं और संदेश खाली के अंदर तो जो हुआ है वो बिल्कुल हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। अपनी वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री ने अपने नाक के नीचे धर्म के आधार पर सैकड़ों महिलाओं का शोषण होने दिया। उनकी पार्टी के लोगों ने किया है। आप अरेस्ट नहीं करते हो, हाईकोर्ट ने अरेस्ट करने का ऑर्डर करना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए उनको। और शिक्षक भर्ती घोटाले में भी गरीब घर के तेजस्वी लाखों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। निर्लज्जता के साथ पैसा लेकर 25,000 लोगों को नौकरी देना पड़ा, जिसको बंगाल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया नौकरियों। आज वो 25,000 युवा भी दुखी है और जो लाखों लोगों ने परिश्रम कर अप्लाई किया था वो तेजस्वी युवा भी दुखी है। मैं आपको बताता हूं, इस चुनाव के परिणाम आने दीजिए 4 तारीख को। हम कम से कम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कम से कम 30 सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतकर बाहर आएगी बंगाल से। मैं आज कम से कम 30 सीट का दावा अमित शाह ने किया। कल शाम को मैंने ये उनका एक बयान देखा था। मैंने आज सुबह उठ करके इस प्रोग्राम से पहले पश्चिम बंगाल में जो हमारे लिंक हैं उनसे बातचीत की। मैंने कहा, अमित शाह साहब कह रहे हैं कि 30 सीट जीत जाएगी इस बार भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि साहब 22 से 27 तो आप तय मान लीजिए, और अगर लोगों को वोटिंग स्थल तक, मतदान केंद्रों तक पहुंचने दिया गया तो ये संख्या 30 से ऊपर भी जा सकती है। ये जो अगर लगाया है मेरे सूत्र ने, वहां पर जो बैठा हुआ है, उसका कहना यह है कि ठीक है, चुनाव आयोग ने यहाँ 100 अतिरिक्त अर्धसैनिक बल भेजे हैं, 100 कंपनी, और तमाम तरह के इंतजाम कर दिए हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने जो बांग्लादेश से घुसपैठियों को संरक्षण दिया है वो कब काम आएंगे उनके। बोला, उनका कहना यह था कि जो अगले चरण होने जा रहे हैं ये रक्त रंजित हो सकते हैं, और जो सिचुएशंस पैदा हो रही हैं इस समय पश्चिम बंगाल में वो खतरनाक हैं। चुनाव आयोग, सेंट्रल फोर्सेस अगर इस चीज को संभाल पाई तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है और ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है। जी अनुपम जी, आपके रिमार्क्स। सर, आपको याद हो 90 के दशक में एक डिप्टी चुनाव आयुक्त ने ऐसा ही एक चुनाव बिहार में कराया था, जब माना जा रहा था कि लालू यादव चुनाव होने ही नहीं देते, और उसके ऐसे चौंकाने वाले नतीजे आए थे कि उस समय जो लालू सत्ता से बाहर हुए फिर लौटे नहीं। चुनाव आयोग पे भरोसा रखें, 80% वोटिंग हो रही है। मैं मान के चलता हूं कि सरकार उनकी है, और जो अभी बात अमित शाह कह रहे थे वो बात अमित शाह से ज्यादा कड़े शब्दों में हाई कोर्ट ने कही। वो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार से पूछा है कि आप शाहजहां शेख को बचाने आप क्यों सुप्रीम कोर्ट चली हैं? आना है तो उसको आने दीजिए। एक मास मर्डरर और रेपिस्ट के बचाने आप चली हैं सुप्रीम कोर्ट। तो बात जो अमित शाह कह रहे थे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कही। ओंकार जी, मैं बिल्कुल मान के चलता हूं कि साहब कुछ ना कुछ तो अंतर पड़ता ही है। ममता बनर्जी जैसी युवती अगर उनकी जैसी मैडम अगर वहां पे बंगाल में मुख्यमंत्री हैं जो एकदम खुलेआम गुंडई पर आमादा है, तो ठीक है, आप मान के चलिए कि जो 80% पोलिंग हुई है शायद 90-92% हो सकती थी, लेकिन चलिए जो है वो है। और मैं एक बात जानता हूँ, देखिए बाकी तो इस देश का मुकद्दर है, इस देश का भविष्य है ओंकार जी, लेकिन अगर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरा टर्म इस बार मिल जाता है, ठीक ठाक बहुमत से मिल जाता है, तो फिर बहुत लोगों की गुंडागर्दी खत्म होने वाली है उनका, आप मान के चलिए। कम आप ये शब्दों में देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही है। हमें आप बिल्कुल सही। आप देखें कि कर्नाटक में देवगौड़ा के पोते से किस तरह भाजपा ने 1 घंटे में अपने को डिस्टेंस ही नहीं किया और कहा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एसआईटी बनाई है, जो चाहे करे, जो चाहे करे, और जो करेंगे हमें ठीक लगेगा। और दूसरी तरफ एक बलात्कारी को बचाने के लिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। मैं यही कल कह रहा था किसी एक डिबेट पे कि अगर देवगौड़ा का कांग्रेस से संबंध नहीं टूटा होता तो आज उस लड़के को बचाने के लिए भी पूरा इकोसिस्टम खड़ा हो जाता, जिसकी 3000 केस निकली। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। और प्रोग्राम समाप्त करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि अनुपम जी का घूमता आईना चैनल है, जरूर जाइए वहां पर, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उसको आगे भी बढ़ाइए। अनुपम जी, आपने इतना समय निकाला और सुबह सुबह मेरे साथ जुड़े, बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद आप। सर, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।